जय हिंद दोस्तों, मैं राजू सर आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। जो आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं प्राचीन भारतीय इतिहास चैप्टर को लेकर आया हूं। पहला चैप्टर आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। और देखा जाए तो ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्राचीन भारतीय इतिहास, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। आज सबसे बड़ी बात, खुशी की बात है कि आज हमारे पास 1000 लोग सब्सक्राइब हो चुके हैं, मित्र बंधु जुड़ चुके हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये आप लोग का सहयोग है, आप लोग का प्यार है, जिससे कारण से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और अपने अंदर धीरे धीरे आपके सुधार करता जाऊंगा जैसे जैसे। और दूसरी बात यह है कि कोई सीख के नहीं आया, यही सीखता है। और मैं के प्रकार के मैं आप लोग से ही सीख रहा हूं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलते हैं, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास की हम बात कर रहे हैं मित्र। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे पहला चैप्टर होता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए कोई भी सभ्यता हो, मैं मानता हूं सारी सभ्यताएं जितनी भी होती हैं मित्र, वो सारी सभ्यताएं कहां, नदियों के किनारे क्यों बसते हैं? ये बहुत बड़ा कारण होता है बच्चा। गर्मी बहुत बेहाल है दोस्त, और सबसे बड़ी बात है कि मैं गर्मी बना रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। तो देखा जाए तो जितनी भी सभ्यताएं होती हैं मित्र, ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनको उस समय, देखिए उस समय कोई हैंडपंप था थोड़ा नहीं था भाई। उस समय देखिए इंसान को जीना है तो पानी पीना है, और इंसान इसलिए नदियों किनारे बसता था। और पानी कहाँ मिलेगा? नदियों किनारे मिलेगा दोस्त। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां जो भी सभ्यता देख लो, सारी सभ्यताएं आपको मित्र कहां मिलेंगी? नदियों किनारे। आइए इसको देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता बता रहा हूं दोस्त। तो मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के किनारे बसा हुआ है, ये मित्र है। और मिस्र की सभ्यता की हम बात कर लें तो नील नदी के किनारे बसा हुआ है मित्र। देखते जाइए आप, मैं आपको दिखाते जा रहा हूं। और दूसरी बात बता दूं, भारत की बात कर ले सिंधु घाटी सभ्यता, बिल्कुल। और चीन की सभ्यता की हम बात कर ले, होंग हो की नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मित्र हमारा कहना क्या है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का क्या है भाई। देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारी सभ्यताएं जो हैं सब नदियों के किनारे बसा हुआ है, ये मेरी बात है। दूसरी बात ये होती है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता जो है मित्र, आज तक कोई इतिहासकार इसको पढ़ नहीं पाया, ये जैसे तैसे पढ़ा है। और इसकी जानकारी आज तक अधूरी है मित्र। ये बिल्कुल आज तक इसके पढ़ाने का कोशिश चल रही है, पढ़ भी नहीं पाए हैं। तो देखिए उस समय जो लिपियां होती थी मित्र, भाव चित्रात्मक लिपि होती थी। कैसे होती थी मित्र? भाव चित्र, अपने मन को, मतलब कुल मिलाकर मन के विचारों को, भावों को चित्र माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे कोई गूंगा बहरा व्यक्ति हो, उसको कहते हैं। तो इशारों से काम किया जाता था। हमारा कहना क्या है कि जैसे गूंगा बहरा व्यक्ति होता है, हम क्या करते हैं, उसको इशारों से समझाते हैं, और वो व्यक्ति समझ भी पाता है, समझ भी जाता है। और देखा जाए तो ये लिपियां भाव चित्रात्मक होती थी। और मित्र ये बता दूं, ये लिपियां सर्पिलाकार होती थी। जरा ध्यान दीजिए मित्र, ये क्या होती थी? सर्पिलाकार होती थी। आप देख सकते हैं कि ये सर्पिलाकार आपकी बने हुई है, देख रहे हैं, सांप के आकृति नुमा बना हुआ है, देख रहे हैं मित्र। दूसरी बात बता दूं कि इसकी जो फर्स्ट लाइन देखा जाए, देखो इधर से मुड़ा है, ये फर्स्ट लाइन जो होती थी दाएं से लिखी जाती थी। और अंत देखा जाए तो सेकंड लाइन जो लिखी जाती थी वो बाएं से लिखी जाती थी। इसका देख रहे हैं ना आप मित्र, मतलब जैसे उर्दू लिखा जाता था वैसे सिस्टम था, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। और देखा जाए कि इसमें जो मूल चिन्हों की हम बात कर रहे हैं मित्र, मूल चिन्हों की तो बात करें तो इस लिपि में मूल चिन्ह कितने थे? 64 थे। और दूसरी बात बता दूं, चित्रात्मक, देखिए चित्राक्षर लिपि की हम बात कर रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा चित्राक्षर लिपि की, जबकि चित्राक्षर लिपि कितने थे? 250 से 450 तक। और अक्षर बने हुए थे 250 से 450, 400 तक
ये अक्षर बने हुए थे। और देखा जाए तो जहां तक सवाल यह है कि देखा जाए तो सर्पिलाकार, मतलब इसकी जो आकृतियां होती थी मित्र, कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी, सर्पिलाकार लिपि थी। और देखा जाए गौमूत्री की हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, गौमूत्री जैसे कोई गाय हो अब वो पेशाब करने लगती है तो देखो गौमूत्री टाइप से उससे लहर बनती जाती है, कभी आप ध्यान दिए होंगे, आगे बढ़ती हुई जाती है। और देखा जाए तो इस लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास कौन करता है मित्र? सबसे बड़ी बात क्या होती है, इस लिपि को पढ़ने का प्रयास कौन कर रहा है? एक हमारे देखा जाए प्रयास किए थे बेडेन महोदय ने इसका प्रयास किया था। ये सबसे पहले पढ़ने का प्रयास कौन करता है? बेडेन महोदय ने। मगर ये व्यक्ति पढ़ भी नहीं पाया। ये व्यक्ति क्या हुआ? नहीं पढ़ पाया। अब आप समझ सकते हैं, पढ़ने तो प्रयास किया। अगर क्वेश्चन आपको पूछता है मित्र तो क्या मारेंगे? अगर पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम व्यक्ति कौन पढ़ने वाला था तो आप क्या मारेंगे मित्र? बेडेन महोदय। समझे बच्चे? बेडेन महोदय पढ़े। आइए चलते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की हम बात कर लें। विस्तार की बात कर रहा हूं। पहला भारत है, दूसरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3 देशों में इसका विस्तार फैला हुआ है। अच्छा क्यों है? पाकिस्तान की बात कर लूं तो 1950 के पहले मेरा ही था और सारी घटनाएं 1950 के पहले मेरी मिली है। आप जरा ध्यान दीजिए, अगर पूछेगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार कहां हुआ है तो भारत हुआ है। मगर क्या हुआ? पाकिस्तान चला गया, आधा ज्यादा पाकिस्तान चला गया, सबसे बड़ी समस्या ही पैदा हो गई। और सबसे कम विस्तार कहां है? अफगानिस्तान। तो कहीं ना कहीं मित्र हम आपको बता दूं कि जरा ध्यान दीजिएगा, और एक चीज बता दूं आपको, आप यहां भी देख सकते हैं, ये एक मैं आकार बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ कहां कहां विस्तार हुए, किसका विस्तार? सिंधु घाटी सभ्यता। पूर्व की तरफ कहां हुआ, पश्चिम की तरफ कहां हुआ, उत्तर की तरफ कहां हुआ, दक्षिण की तरफ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व की तरफ। यहां आलमगीर, ये उत्तर प्रदेश में आलमगीर है। कहां है? मेरठ में है। कहां बच्चा? यूपी में, मेरठ में है। कई बार क्वेश्चन का पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर प्रदेश में कहां तक विस्तार है तो आप यूपी मारिएगा। और किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। मेरठ हिंडन नदी के किनारे है। और ये गाजियाबाद में भी हिंडन नदी है। अब पश्चिम की हम बात कर ले, इसका विस्तार बल्चिस्तान, वहां देखिए सुद का डोर है और ये वहां पर दस्त नदी है, उसके वहां तक इसका विस्तार है। और दूसरी बात बता दो, दक्षिण भारत की हम बात कर ले, दैमाबाद कहां है मित्र? ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। अब आप समझ सकते हैं इसका विस्तार, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैला हुआ है, ये कहां तक इसका एरिया है, मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं मित्र। और उत्तर की तरफ बात कर लूं तो देखा जाए तो मांडा कहां है? जम्मू एंड कश्मीर। जिला कौन है? देखिए अखनूर। वहां कौन सी नदी है? चिनाब नदी है मित्र। कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। अब आप समझ सकते हैं मित्र कि कुल मिलाकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की हम बात कर लें तो पूरब से आलमगीर, पश्चिम की बल्चिस्तान, उत्तर की तरफ मांडा और दक्षिण की तरफ कहां मारेंगे आप? दैमाबाद। समझे नहीं समझे? ये आपका विस्तार है मित्र, समझे? और दूसरी बात बता दूं, जरा ध्यान दीजिए, ये फैलाव इसकी देखिए, ये देखा जाए पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1400 किलोमीटर इसका एरिया है। मगर आज देखा जाए तो भाई देखिए, उस जमाने की हम बात कर रहे हैं, पहले पूर्व काल की, जब पहले मतलब आज संपूर्ण क्षेत्र की हम बात कर ले मित्र तो संपूर्ण क्षेत्र कितने फैला हुआ है? आज सिंधु घाटी सभ्यता में फैलाव कितने क्षेत्र में हुआ है मित्र? तो आप समझ सकते हैं 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में है।
अगर अब जोड़ोगे तो लगभग वर्तमान की हम बात करते हैं तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग है। और एक बता दूं, अब हम अतीत चीजों को पढ़ते हैं तो अतीत चीजों में 1826 में चार्ल्स मेसन, देखिए मेसन लेखक प्रकाशित किया था। अब आप समझ सकते हैं चार्ल्स मेसन थे, इन्होंने प्रकाशित किया 1842 में प्राचीनतम भारत का साक्ष्य नगर मिला है और उल्लेख करता है हड़प्पा का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? हड़प्पा का उल्लेख करता है। पर देखिए इन्होंने प्राचीन काल की बात कहा है 1800, समझे? 1800 की हम बात करते हैं। देखिए एक चीज बता दूं, आकार की हम बात कर ले, आज तक आकार कोई बता नहीं पाया। कोई कहता है त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार की मित्र की बात करते हैं तो त्रिभुजाकार था, मगर वर्तमान समय में देखा जाए तो इसको आज देखा जाए विषम चतुर्भुजाकार है। ये कहीं ना कहीं चेंजिंग है। और दूसरी बता दूं कि देखा जाए, और देखिए 1851 से 1853 में एक कनिंघम हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया था। अब आप समझ सकते हैं कि कनिंघम महोदय ने एक 1851 1853, उस समय क्या मित्र था? उस समय देखा जाए लाहौर से लेकर, मतलब आप समय मुंबई में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ये सबसे बड़ी बात थी। और उस समय देखा जाए तो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ये कनिंघम महोदय टीले का सर्वेक्षण किया, और टीले का सर्वेक्षण कब किया? अब आप समझ सकते हैं 51 से और 53 के बीच। कारण क्या? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसको टीले की प्रॉब्लम थी। उस समय हाँ, कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी मित्र। और 1856 ईस्वी में इन्होंने मानचित्र तैयार कर दिया। अगर पूछेगा कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का मानचित्र कब तैयार किया, किसने तैयार किया? कनिंघम महोदय ने तैयार किया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कभी कुछ क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी का मानचित्र तैयार करने वाला कौन सा व्यक्ति है? कनिंघम महोदय है, महोदय जी। और आपको बता दूं, भारतीय प्राचीन पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं 1861 में। कौन माने? कनिंघम महोदय। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूछ लेता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जनक किसे माना जाता है? तो कनिंघम। और आप बता दूं 1853 में से 56 में कराची से लेकर लाहौर तक लाइन बिछाई जा रही थी। अब आप समझ सकते हैं बीच बीच में ईंटा लगते थे इसके, और ईंट के पत्थर लगते थे, और जिससे कारण से कमी हो गई थी। उस समय ये दो भाई आए थे, एक जान था विलियम, एक जान एक विलियम, ये दोनों भाई थे। इसको कहते थे बर्टन बंधु। बर्टन बंधु कहा जाता, दोनों भाइयों को क्या कहा जाता था? बर्टन बंधु कहा जाता था। आदेश से अब इनके दोनों आदेश, उस समय क्या हुआ कि मजदूरों की बड़ी समस्या थी कि मजदूर, जब ये ईंटें खत्म हो गए मित्र, तो इन्होंने मजदूरों ने कहा माई बाप मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे बेचारे बिलबिला कर मर जाएंगे, आप हमारे लिए दोनों भाई मदद करिए, हम लोग रोजी रोटी चलती रहे। कहे भाई जब खत्म हो गया, मेरे मटेरियल खत्म है, कहे मैं मटेरियल खोजता हूँ। तो उसी समय एक मटेरियल खोदने के लिए एक टीले के पास जाते हैं। एक टीले में एक ईंटा निकलता है, चौकोट है। जब ईंटा निकलता है तो इनको लगा कि यहाँ कोई, दोनों भाइयों को लगा कि यहाँ कुछ है। तो मित्र ये सिंधु घाटी सभ्यता मैं थोड़ा सा स्टार्ट किया हूं और शुरुआत किया हूं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं और आगे वीडियो बनाता हूं। सारी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप यूपी टेट दीजिए, चाहे आप पेट दीजिए, चाहे जो भी तैयारी करिए, ऑल वनडे तैयारी आपके लिए बेटर है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।